नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और हम अध्ययन कर रहे हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड वीडियो है इसके ऊपर। पिछले वाले वीडियो में हमने जाना जैसे इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास को किन ऐतिहासिक स्रोतों की सहायता से हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जाना कि जो भारतीय इतिहास है, जो भारत का इतिहास है, उसको अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ऐसे आ जाता है प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है और आधुनिक भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे, अर्थात एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की भी बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाषाण काल की। देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि जो पाषाण है इसका अर्थ होता है पत्थर होता है, और इस समय का जो मानव था वह पत्थर के औजार बनाता था। इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को पाषाण काल या स्टोन एज भी कहा है। देखिए, पाषाण काल है, इसका अध्ययन हम करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, उसके बाद में हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत का जो इतिहास है, उसको अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसी प्रकार से यानी जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके आधार पर भी हम इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का शुरुआती मानव था वह या तो शिकारी हुआ करता था या फिर खाद्य संग्राहक हुआ करता था। इसलिए इस समय का जो मानव था वह पढ़ा लिखा नहीं था। जब मानव पढ़ा लिखा नहीं था तो किसी प्रकार की कोई लिपि का विकास भी नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, और इस कालखंड को जानने के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक स्रोत जो उत्खनन से जो प्राप्त होते हैं, उन्हीं वस्तुओं के आधार पर हम इतिहास का आकलन करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। इन सब की चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें जो मानव था वो पढ़ा लिखा था तो लिपि भी होगी। ठीक है, लिपि थी तो वहाँ पर लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। इस काल के हमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन जो ये लिखित साक्ष्य हैं इनको अभी तक हम प्रमाणिक तौर पर हम इसे पढ़ने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन अभी भी हमें इस कालखंड को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जो लिखित साक्ष्य हैं वो अपठनीय है, उनको पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल को जानने के लिए भी हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और इसके अंतर्गत हम सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो यहाँ की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक है, यानी चित्रों के माध्यम से कुछ लिखने का प्रयास किया गया है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। अब बात आ जाते हैं ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ा लिखा भी था, लिपि भी मौजूद थी और उसे पढ़ने में भी हम सफल रहे। और ऐतिहासिक काल में हम बात करें तो इस काल में हमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी प्राप्त होते हैं। बहुत से विदेशी यात्री हैं जो भारत में आए और उन्होंने अपना वृत्तांत अपनी पुस्तक में लिखा, और उसी वृत्तांत के आधार पर हम तत्कालीन इतिहास को जानने का या समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर हमने 3 भागों में डिवाइड किया। मानव पढ़ा लिखा नहीं था, वहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जहाँ पे लिखित साक्ष्य हैं जिनको पढ़ा भी जा सका है, उस कालखंड को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं।
और इस कालक्रम के बाद में ही हम इतिहास का जो स्पष्ट स्वरूप है वो जान पाते हैं, और इसके अंतर्गत हम महाजनपद काल और उसके बाद के इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हम पाषाण काल की। तो देखिए, पाषाण काल है, इसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है वो डॉक्टर प्राइमरोज का आता है, क्योंकि इन्होंने ही पाषाण काल की भारत में खोज की थी। इसीलिए इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंग सुगर नामक एक स्थान है, वहाँ पर इन्होंने कुछ पाषाण उपकरण प्राप्त किए या खोजे, जिनमें छुरा और तीर के फलक प्रमुख। देखिए, डॉक्टर प्राइमरोज के बाद में जो दूसरा बड़ा नाम आता है वह आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आता है। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, ये एक भूवैज्ञानिक थे। देखिए, मैंने कोष्टक में लिखा है भूवैज्ञानिक, तो यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, ये ना तो कोई पुरातत्वविद थे, ना ही कोई इतिहासकार थे, ये थे भूवैज्ञानिक थे। इसीलिए कई बार परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि निम्न में से रॉबर्ट ब्रूसफुट थे भूवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, इतिहासकार, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा भूवैज्ञानिक। ये उस समय जियोलॉजिकल सर्वे के प्रमुख थे, और इनके द्वारा चेन्नई, जिसे प्राचीन काल में मद्रास के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई के निकट इनको पल्लवरम नामक स्थान पर एक हैंडेक्स उपकरण प्राप्त हुआ था। तो भारत में जो हैंडेक्स संस्कृति है, इसके जनक भी रॉबर्ट ब्रूसफुट ही हैं। हैंडेक्स यानी एक पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी, जिसे हैंडेक्स कहा जाता था। इसके बाद में जैसे कि हम देखा कि जो पाषाण काल है, इसमें पत्थर के औजार होते थे, इसीलिए इसे स्टोन एज या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और इसी आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो इतिहासकारों के द्वारा माना गया है 5 लाख से 6,000 वर्ष पूर्व तक। देखिए, कुछ किताबों में आपको थोड़ा आगे पीछे भी मिल सकता है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का इसके बारे में अलग अलग मत है। लेकिन जो अधिकतर इतिहासकार जिस पर सहमत हैं वो ये है कि 5 लाख से 6,000 वर्ष पूर्व तक। अब ये जो टाइम पीरियड है, मानव के इतिहास का, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा है टाइम पीरियड है, और 6,000 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक का जो संपूर्ण इतिहास आ जाता है, तो ये काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है। इसीलिए इसे इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो जो इसका टाइम पीरियड है वो 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व तक था, और जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड था ये 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक था, और नवपाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड था ये 8,000 वर्ष से 6,000 वर्ष पूर्व तक इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। तो इस प्रकार से मानव का जो पाषाण काल में धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है, और उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जैसे पुरापाषाण काल आ जाता है, इसमें मानव मुख्यतः शिकारी होता था या फिर खाद्य संग्राहक होता था, इस समय का जो मानव था वो एक तरीके से वानर रूप में ही था, कपि रूप में ही था। वह किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं करता था, केवल उपभोग करता था। फिर जब हम मध्य पाषाण काल में जाते हैं, तो इस समय के मानव ने पशुपालन करना सीख लिया था। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मानव ने फिर पशुपालन के साथ साथ कृषि करना भी सीख लिया था नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार भी हो चुका था, जो उस समय का क्रांतिकारी आविष्कार था। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो पुरापाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, 5 लाख से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक है। तो इसको भी सुविधा की दृष्टि से है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा आ जाता है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा आ जाता है उच्च पुरापाषाण काल। और ये जो डिवाइडेशन है ये भी यहाँ पर मिले पत्थरों के जो औजार हैं उन्हीं के आधार पर किया गया है। और इनके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक है, और मध्य पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक है, और उच्च पुरापाषाण काल है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का माना गया है। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल इसे कोर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है ना, एक इसका अन्य नाम है कोर संस्कृति। इसे कोर संस्कृति क्यों कहते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, और जो उच्च पुरापाषाण काल है इसको ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। और ये सब इनको नाम दिए गए हैं यहाँ पर मिले पत्थरों के जो औजार हैं उनके स्वरूप के आधार पर ही ये सब इनको नाम मिले हैं। देखिए, जब कोई नदी होती है
तो नदी के बहाव के साथ साथ बहुत सारे जो पत्थर हैं वो भी आ जाते हैं। शुरुआत में जो पत्थरों का आकार होता है या तो चौकोर या फिर इस प्रकार का होता है ना, चतुर्भुज, षटकोण, पंचकोण, इस प्रकार का होता है। लेकिन जैसे जैसे वो नदी के बहाव के साथ वो भी आगे बढ़ते जाते हैं तो घर्षण के साथ साथ उनका आकार है वो जो किस प्रकार का अंत में आके इस प्रकार बिल्कुल गोलाकार या अंडाकार हो जाता है ना, और इसे हम कहते हैं पेबुल कहते हैं। पेबुल कहते हैं। जो पाषाण काल में जो औजार बने थे वो अधिकतर इस पेबुल से ही बने थे, है ना। पाषाण काल के जो औजार हैं वो इस पेबुल से ही बने थे। और इस पेबुल को क्या किया जाता था, फिर तोड़ा जाता था। इस पेबुल को इसके ऊपर वार करके इसको या पटक के इसको तोड़ा जाता था। तो इसके जो ऊपर के फलक थे ये अलग हो जाते थे। ऊपर के जो फलक थे ये अलग हो जाते थे और इस प्रकार से ये जो ऊपर के फलक हैं ये अलग हो जाते थे और जो बीच का हिस्सा बच जाता था इसे कोर कहते हैं। इसे कहते हैं कोर। तो जो हम निम्न पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं, निम्न पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर के जो औजार बनाए गए थे वो इसी कोर से बनाए गए थे। इसीलिए हम जो निम्न पुरापाषाण काल है इसको कोर संस्कृति के नाम से जानते हैं। और जो मध्य पुरापाषाण काल है इसमें जो औजार बनाए गए थे इस फलक के माध्यम से बनाए गए थे। इसी कारण से जो मध्य पुरापाषाण काल है इसको हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन्हें कोर संस्कृति या फलक संस्कृति क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हम कोर की बात कर रहे हैं जो कि इस प्रकार का होता था। और इस कोर से जो औजार बनाए जाते थे उनमें दो औजार प्रमुख थे, एक चापर और एक चापिंग। चापर और चापिंग। तो यहाँ पर जो चापर होता था, यह जो चापर होता था ये कुछ इस आकार का होता था, ठीक है। नीचे इसके पकड़ने का कुछ होता था और इसके एक तरफ धार होती थी। धार है वो इसके एक तरफ होती थी, इसे चापर कहा जाता था। और जिस पत्थर के दोनों तरफ धार होती थी, दोनों तरफ धार होती थी, उसे चापिंग कहा जाता था, उसे चापिंग कहा जाता था। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो निम्न पुरापाषाण काल है इसे कोर संस्कृति क्यों कहा जाता था और जो मध्य पुरापाषाण काल है इसे फलक संस्कृति क्यों कहा जाता था। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे निम्न पुरापाषाण काल का। निम्न पुरापाषाण काल का जो समय काल रहा था वो हमने पढ़ा था 5 लाख से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व तक रहा था। और इसे कोर संस्कृति कहा जाता है क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें जो पेबुल का जो बीच का हिस्सा होता है कोर, जो टूटने के बाद में फलक के निकलने के बाद में बच जाता है, उसकी सहायता से इसमें पत्थर के औजार बनाए जाते थे, इसीलिए इसे कोर संस्कृति कहा जाता था। और इस समय जो इस पत्थर का प्रयोग किया जाता था वह था क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था ना। निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और इस समय मुख्यतः 4 प्रकार के जो औजार हैं वो निम्न पुरापाषाण काल के माने जाते हैं, जिनमें पहला चापर है जिसमें एक तरफ धार होती है। दूसरा चापिंग है जिसमें अभी हमने पढ़ा दो तरफा धार होती है, दो तरफा धार होती है इसमें। तीसरा जो सबसे प्रमुख हथियार था वह था औजार था वह था हैंडेक्स। हैंडेक्स एक ही पत्थर की कुल्हाड़ी होती है ना, ये पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी। और विदारणी की बात करें तो देखो हम चित्र बना के देखेंगे, इसमें द्विधार होती थी ना, जैसे वो इस तरफ भी हो सकती थी या इस तरफ भी होती थी, एक तरफ होती थी। और इस प्रकार से जो ये पत्थर तीसरा जो पत्थर था ये विदारणी था। और इन्हीं पत्थरों के आधार पर हम भारतीय इतिहास को जो निम्न पुरापाषाण काल है इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं ना। जो उत्तर भारत है उसमें अधिकतर चापर या चापिर संस्कृति कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकतर हमें जो चापर या चापिंग जो पाषाण औजार मिले हैं। और जो दक्षिण भारत है इसको हैंडेक्स संस्कृति के नाम से जाना जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में अधिकतर हमें हैंडेक्स जो पत्थर की कुल्हाड़ी होती है वह औजार हमें मिले हैं। अगर हम चापर चापिंग की बात करें तो इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है DN वाडिया को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त डी टेरा और पीटरसन ने भी 1935 में अपना एक अभियान दल था येल कैम्ब्रिज, उसके माध्यम से पोतवार का जो पठार है जो शिवालिक की पहाड़ी में है वहाँ पर इन्होंने चापर चापिंग नामक जो पाषाण औजार है उनकी खोज की थी। और जो दक्षिण भारत की जो हैंडेक्स संस्कृति है इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है, जिन्होंने 1863 ईस्वी में जो मद्रास या चेन्नई है उसके निकट हैंडेक्स जो उपकरण है उसकी खोज की थी। अब यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप नोट करें कि जो चौंतरा है जो जम्मू कश्मीर में है इसे उत्तर और दक्षिण भारत के मिलन का स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमें चापर चोपिंग और हैंडेक्स संस्कृति दोनों के ही हमें अवशेष या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए चौंतरा को है वो
उत्तर व दक्षिण भारत के मिलन का स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो निम्न पुरापाषाण काल है उसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर हमें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पोतवार का पठार और लेदर नदी घाटी है जो पहलगाम में है। दूसरा आ जाता है राजस्थान में डीडवाना है, महाराष्ट्र में नेवासा प्रमुख है, बेलन नदी घाटी ये यूपी में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है जो रायसेन जिले में पड़ता है, और दूसरा जो प्रमुख स्थल है वो टी नरसिंहपुर है। निम्न पुरापाषाण काल के बाद में हम अध्ययन करेंगे मध्य पुरापाषाण काल का। देखिए मध्य पुरापाषाण काल का जो समय रहा था ये 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व तक रहा था, और इसे फलक संस्कृति कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा। और इसमें औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का तो प्रयोग किया ही जाता था, इसके साथ साथ फ्लिंट है, चार्ट है और जस्पर जैसे पत्थरों का भी इसमें प्रयोग किया जाता था। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख जो उपकरण हैं, जो पत्थर के औजार हैं, उसमें सबसे पहले स्क्रेपर आ जाता है जिसे खुरचनी कहा जाता था। इसका मुख्य जो उपयोग था वो जानवर की खाल निकालने के लिए या पेड़ की छाल निकालने के लिए किया जाता था। दूसरा जो यहाँ पे उपकरण है वो पॉइंट था जिसे बेदनी कहा जाता था। ये एक पॉइंट की तरह ही होता था, ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता था और नीचे आकर थोड़ा सा ऐसे पॉइंट यानी सुई के आकार का हो जाता था, इसे पॉइंट कहा जाता है। और जो तीसरा जो प्रमुख जो यहाँ पर उपकरण मिला वो तक्षणी या ब्यूरिन है, जिसे ब्यूरिन या तक्षणी कहा जाता है। इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से लगभग डबल होती थी, ठीक है, चौड़ाई से लगभग डबल होती थी, और इसका आकार है वो लगभग ऐसा होता था, है ना, जो आप चित्र में देख सकते हैं। इसका आकार है वो इस प्रकार से होता था। और इसकी जो खोज का श्रेय है वो एच.डी. सांकलिया को दिया जाता है। और इसमें 2 स्थान ही प्रमुख हैं, ज़्यादा स्थान को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो नेवासा है जो प्रवरा नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है, और इसे एच.डी. सांकलिया ने इसे प्रारूप स्थल कहा है। इसे प्रारूप स्थल इसलिए कहा गया है जो मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल है, इसकी जितने भी विशेषता है वो सारी विशेषता आपको नेवासा में मिल जाती है, इसीलिए इसे एच.डी. सांकलिया ने इसे प्रारूप स्थल कहा है। दूसरा जो प्रमुख स्थल है वो हथनोरा है। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो मानव कंकाल है वो मिले हैं। हथनोरा ये नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी के पास में स्थित है। यहाँ पर हमें सबसे पहले मानव कंकाल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो जो इसका टाइम पीरियड है वो 40,000 से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा था, और इसे ब्लेड संस्कृति कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्लेड जो उपकरण है उसकी प्रधानता रही थी। उच्च पुरापाषाण काल में वो सारे उपकरण थे जो निम्न पुरापाषाण काल या मध्य पुरापाषाण काल में थे, वो सारे उपकरण थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अधिकतर जो प्रधानता रही थी वो ब्लेड जो उपकरण होते हैं उनकी प्रधानता रही थी, इसीलिए इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्लेड है ये द्विधारी होती थी, मतलब ऊपर और नीचे इस प्रकार से इसके धार हुआ करते, और ये पत्थर से बना हो जाता है ना, इसी वजह से इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये जो उच्च पुरापाषाण काल है ये पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था थी, पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था थी। इसकी विशेषता की बात करें तो देखिए इस समय जलवायु में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं और जलवायु अपेक्षाकृत थोड़ी गर्म हो जाती है। गर्म होती है, जो हिम जिसे हम बर्फ़ बोलते हैं वो पिघलने लगती है, नई नई वनस्पतियों का यहाँ पर जन्म होता है, उद्भव होता है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता ये एक है कि यहाँ पर हिमयुग की समाप्ति हो जाती है। और दूसरी जो यहाँ की प्रमुख विशेषता है वो है होमो सैपियंस का उदय, यानी जो आधुनिक जो प्रज्ञा मानव है, जिसे आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है होमो सैपियंस, उसका जन्म भी जो होता है वो उच्च पुरापाषाण काल में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। और इसके बाद से फिर धीरे धीरे मानव में विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे जो पहले का जो मानव था वो एक तरीके से वानर के या कपी के रूप में ही था, और जो पहला जो बुद्धिमान मानव जिसे हम कहते हैं होमो सैपियंस, उसका उदय है वह उच्च पुरापाषाण काल में ही होता है। और इस समय का जो मानव है वो चित्रकारी और नक्काशी करना भी सीख जाता है, और चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो हमें भीमबेटका में मिलते हैं, जो हम देख सकते हैं। और भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे 1 से 2 मीटर के जो चित्र हैं जिन्हें हरे व गहरे लाल रंग का इसमें प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की खोज है वो वाकणकर के द्वारा की गई थी। दूसरा हमें यहाँ पे नक्काशी के साक्ष्य मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें बेलन नदी घाटी में मिलते हैं। यहाँ पर अस्थि यानी हड्डी से निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और इस मूर्ति को बनाने के लिए जिस पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया था वह तक्षणी या हम इसे ब्यूरिन भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए इस वीडियो में हमने पढ़ा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल पढ़ा,
तो पुरापाषाण काल के अंतर्गत हमने पढ़ा, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, निम्न पुरापाषाण काल, उच्च मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगर यहाँ पर हम मानव की जीवन शैली की बात करें तो देखो, इस समय का मानव था अभी भी वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक हुआ करता था, शिकारी या खाद्य संग्राहक हुआ करता था। ठीक है, तो ये इस समय के मानव की प्रमुख विशेषता या जीवन शैली रही है। इसके बाद के मानव ने धीरे धीरे पशुपालन करना भी सीखा, कृषि भी सीखा, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।